जी सर, जितने भी फाइनल वाले हैं नमस्कार। हम कर रहे हैं चार्ट रिवीजन और चार्ट रिवीजन के अंदर में आज है नेक्स्ट टॉपिक जिसके अंदर में हुआ है अमेंडमेंट। और मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में ये कंफर्म आने वाला है। तो 10 के पैमाने में मैं इसे 9 से ज्यादा दूंगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको हमेशा पीजीबीपी के साथ मिक्स करके पूछा जाता है। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है टैक्सेशन ऑफ फर्म, इसको बहुत अच्छे से करना है। और अगर इसने आपको वैल्यू ऐड की तो हर बार की तरह आपको अपने दोस्तों को भी इसे जरूर बताना है। राइट, तो चलिए सर, मैं हूं विजय साडा। हम कर रहे हैं चार्ट रिवीजन। और सर चार्ट रिवीजन ये चार्ट आप कहां से ले सकते हैं? ekatramacademy.com से ले सकते हैं। नीचे लिंक दिया है, वहां से भी बाय कर सकते हो। एंड लेट्स गो फॉर इट। टैक्सेशन ऑफ फर्म की बात करते हैं। टैक्सेशन ऑफ फर्म की अगर मैं बात करूं, जब भी हम किसी भी कॉन्सेप्ट के टैक्सेशन की बात करते हैं, हम प्रैक्टिकली दो बात कर रहे हैं। एक, फर्म के हाथ में इसका टैक्सेबिलिटी क्या होगा। दूसरा, जो पार्टनर को फर्म से रिसीव हो रहा है उसके हाथ में क्या होगा। इन दो कंसेप्ट को अगर अच्छे से समझ डाला तो लाइफ जिंगा लाला। तो चलो भैया, सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 184। यस, इस कंसेप्ट को पढ़ना आपने 184 से चालू करना चाहिए। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको समझ लेनी ही चाहिए। तो चलिए बेस से ही शुरुआत कर लेते हैं। इनकम टैक्स में फर्म को एक सेपरेट पर्सन कंसिडर किया गया है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। और जहां जहां पे भी फर्म वर्ड आता है ना बेटा, फर्म ऑलवेज इंक्लूड्स एलएलपी। लेकिन दो सेक्शन इनकम टैक्स में ऐसे हैं जहां फर्म डू नॉट इंक्लूड एलएलपी, और वो है सेक्शन 44 एडी एंड 44 एडीए। तो इन दो सेक्शन में फर्म में एलएलपी इंक्लूड नहीं होता। बाकी पूरे इनकम टैक्स में जहां जहां पे भी फर्म वर्ड लिखा है एलएलपी जरूर आएगा। फर्म का टैक्स रेट क्या है? देखिए, फर्म का जनरल टैक्स रेट है 30%। सरचार्ज लगता है इफ द इनकम एक्सीड ₹1 करोड़ 12% के हिसाब से, और एचईसी लगता है 4% के हिसाब से। अब यहां हुआ है पहला टैक्स रेट में कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट। स्पेशल इनकम ऑफ द फर्म लाइक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आर टैक्सेबल एट स्पेशल रेट। यस और नो? बट मेरे फ्रेंड, स्पेशल रेट के अंदर में अमेंडमेंट आया है जिसके कारण कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट आपको यहां भी देखने को मिलता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 23/7/2024 के बाद इफेक्टिव रेट्स पे क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो फर्म का जनरल टैक्स रेट क्या है? 30%। सरचार्ज लगता है कब? व्हेन इनकम एक्सीड 1 करोड़ रुपीस एंड एचईसी इज 4%। यस और नो? फर्म या एलएलपी के लिए कोई ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम नहीं है, तो यही एक ओल्ड स्कीम है जिसके तहत उनको बेनिफिट लेना पड़ता है। अच्छा जी सर, तो स्पेशल इनकम शैल बी टैक्सेबल एट स्पेशल रेट। रेसिडेंशियल स्टेटस, चलो रेसिडेंशियल स्टेटस टॉपिक को भी इसके साथ मिक्स कर देते हैं। फर्म का रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 64 के हिसाब से निकलता है, वेरिन अगर फर्म का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्टली भी इंडिया के अंदर में है तो फर्म को रेसिडेंट माना जाता है। इसे कुछ ऐसे समझिए, मान लीजिए फर्म ने साल भर में 5 डिसीजन लिए, जिसमें से एक डिसीजन भी अगर इंडिया में हुआ है, एक मीटिंग भी इंडिया में हुई है, तो ऐसे केस में फर्म का रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट माना जाएगा। So, if control and management is wholly or partly situated in India, तो रेसिडेंट, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। एक बात मैं आपको बता दूं, चलिए रिटर्न फाइलिंग चैप्टर भी इसके साथ जोड़ देते हैं क्योंकि इंटरलिंकिंग में ही सबसे ज्यादा मजा आता है। फर्म और कंपनी को अपना रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, चाहे इनकम हो चाहे लॉस हो। तो आरओआई मैंडेटरी होगा इन केस ऑफ इनकम और इन केस ऑफ लॉस। ठीक है मालिक? तो ये हुई जनरल बात। तो फर्म की इनकम नॉर्मल तरीके से निकलती है, जैसे 5 हेड में निकलेगी। टैक्स रेट 30% के हिसाब से आता है। स्पेशल इनकम स्पेशल रेट में रहेगी। क्योंकि स्पेशल रेट में चेंजेस हुए हैं तो कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट यहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे। फर्म का रिटर्न भरना मैंडेटरी है और जनरली फर्म को क्या माना जाता है? रेसिडेंट माना जाता है। अब आता है सेक्शन 184 असेसमेंट ऑफ फर्म। अब ये टॉपिक असेसमेंट से रिलेटेड है। ये क्या कॉन्सेप्ट बताता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, फर्म को फर्म बोल के असेस करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो सेक्शन 184 में दी है, जिसको फुलफिल करना है। अगर फर्म ये बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता तो फिर फर्म का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाता है एज पर सेक्शन 185। तो 184 की कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो 185 एप्लीकेबल हो जाएगा। अब 184 क्या कहता है? फर्म 184 कहता है एओ फर्म को फर्म तभी मानेगा जब कुछ बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कंडीशन नंबर 1, एक पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। हम सब जानते हैं पार्टनरशिप ओरल भी होती है, लेकिन इनकम टैक्स में पार्टनरशिप रिकॉग्नाइज करने के लिए एक पार्टनरशिप डीड होनी मैंडेटरी जरूरी है इन राइटिंग। और ये पार्टनरशिप डीड आपको सबमिट करनी है फर्स्ट रिटर्न के टाइम पे या व्हेनेवर देयर इज अ चेंज। और इस पार्टनरशिप डीड के अंदर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो स्पेसिफाइड होना चाहिए। तो बेसिक 3 कंडीशन है। पहला, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। दूसरा, उस पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो स्पेसिफाइड होना चाहिए। और तीसरा, आपको ये पार्टनरशिप डीड की एक सर्टिफाइड कॉपी सबमिट करनी है जब आप पहला रिटर्न भर रहे हैं, फर्स्ट रिटर्न ऑफ फर्म भर रहे हैं, या फर्म के अंदर में कभी भी कोई चेंज होता है, एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, तो आपको पार्टनरशिप डीड की कॉपी सबमिट करनी है। ऐसा न करने पे, अगर मान लीजिए आपने डीड सबमिट नहीं करी, तो ऐसे केस में एओ आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। अब आप पूछेंगे एओ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा मतलब सर एग्जैक्टली क्या कर देगा?
सर वो आपको फर्म ना मान करके एओपी बीओआई मान लेगा। आप बोलोगे तो ठीक है, फर्म ना मान के एओपी बीओआई मान ले, हमको क्या फर्क पड़ता है? अरे नहीं सर, फर्क पड़ता है। फर्म का टैक्स रेट जहां पे 30% है, एओपी बीओआई का टैक्स रेट 42.744% चले जाता है। दूसरा, फर्म जो पार्टनर को रेम्यूनरेशन कमीशन या इंटरेस्ट दे रही है उसका डिडक्शन फर्म क्लेम कर सकती है एज पर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी। लेकिन एओपी बीओआई जब अपने मेंबर्स को क्या दे रही है, रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट या कमीशन दे रही है, तो वो एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर सकते एज पर सेक्शन 40 बी ए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसी के लिए अगर पार्टनरशिप डीड सबमिट नहीं करी, पार्टनरशिप डीड नहीं है और उसके अंदर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्पेसिफाइड नहीं है, तो एओ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेता है। एओ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर लेगा मतलब एग्जैक्टली क्या कर लेगा, फर्म को एओपी बीओआई ट्रीट कर देगा और डिसअलाउ कर देगा वो सारे एक्सपेंसेस, बोनस, कमीशन जो वो पार्टनर्स या मेंबर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो 184 सेटिस्फाई नहीं किया तो 185 के तहत बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है सर। फिर आते हैं सेक्शन 189 के ऊपर। सेक्शन 189 क्या कहता है? देखिए, फर्म मान लीजिए अगर डिसॉल्व होती है तो एओ को असेसमेंट करना मैंडेटरी है एंड ऑल द पर्सन हु वेर पार्टनर विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म। सो अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द एओ हैज टू डू असेसमेंट, मैंडेटरी असेसमेंट करना ही पड़ेगा एंड ऑल पर्सन हु वेर पार्टनर shall be severally and jointly liable. Are you getting the point? Yes. आइए फिर चलते हैं सेक्शन 187 के ऊपर। सेक्शन 187 क्या बोलता है? चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। मान लीजिए फर्म में कोई चेंज होता है। अब चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब होता है कोई रिटायर हो रहा है या कोई एडमिशन ले रहा है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हुई है, राइट? तो फर्म के अंदर में क्या किया जाएगा? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज तो एक ही असेसमेंट किया जाएगा as if that change has not occurred, right? तो आपका क्या किया जाएगा? एक ही असेसमेंट किया जाएगा और every person who was partner or the related person to that partner जिसको उसका शेयर मिल रहा है will be jointly and severally liable. So where at the time of making assessment it is found that any change has occurred in the constitution of firm, the assessment shall be made on the firm as constituted at the time of making the assessment. तो भैया इसके चेंज को अवॉइड करके जो टैक्स लायबिलिटी आनी चाहिए वो आएगी एंड एवरी पार्टनर विल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। अब आते हैं सेक्शन 188। एक फर्म अगर दूसरे फर्म को सक्सीड कर लेती है तो क्या होगा? देखो, अगर फर्म सक्सीड कर लेती है दूसरे फर्म को तो ऐसे केस में जो प्रेडेसेसर और सक्सेसर फर्म है दोनों का असेसमेंट होगा। सो सेपरेट असेसमेंट shall be made on the predecessor firm and the successor firm. Yes or no? Right? So भैया दोनों पे भी क्या की जाएगी? असेसमेंट की जाएगी। अब इसका एक लॉजिक ये भी है कि देखो जो फर्म जा रही है सक्सेशन के अंदर में वो अपना एक फाइनल रिटर्न फाइल करती है और जो फर्म बन रही है आफ्टर सक्सेशन इसको भी अपना रिटर्न मैंडेटरीली फाइल करना ही है। तो दोनों का क्या किया जाता है? सेपरेट असेसमेंट किया जाता है। यस, इन सच केसेस एओ shall make an assessment of total income of the firm as if there is no discontinuance or dissolution. मान लीजिए अगर फर्म डिसकंटिन्यू भी हो जाती है, डिसॉल्व भी हो जाती है, तो सेक्शन 189 कहता है एओ को असेसमेंट करना है एज इफ देयर इज नो डिसोल्यूशन और जितनी भी लाइबिलिटी आ रही है सेक्शन 189 बोलता है उसको ज्वाइंटली एंड सेवरली हमें क्या करना होगा? निपटाना होगा। अब ये पूरी 184 से लेके 189 की सीरीज के अंदर में लॉजिकली 184 आपके काम का है एंड 185 आपके काम का है। यही दो चीजें जो पूछी जाती है, नो इफ नो बट, ओनली कट टू कट वाला मैटर आपके सामने। अब आते हैं किसके ऊपर बेटा? कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। फर्म का जो लॉस है वो किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, आइए समझते हैं। जनरली फर्म को अगर कोई लॉस आता है तो उसे फर्म ही कैरी फॉरवर्ड करती है, उसे पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। हालांकि मान लीजिए अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है या कोई पार्टनर रिटायर हो गया है तो सो मच ऑफ द लॉस which is related to the share of person who is deceased or retired उतना फिर फर्म लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी। दैट मेक्स सेंस ऑल्सो, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रहा है उसका अकाउंट सेटल कर दिया जाता है और उसके कैपिटल अकाउंट के साथ उसे क्या कर दिया जाता है? एडजस्ट कर दिया जाता है। तो फर्म फिर वो लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी। अदरवाइज ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है, फर्म अपना लॉस क्या करेगी? कैरी फॉरवर्ड कर देगी। सो लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ द फर्म शैल बी कैरिड आउट बाय फर्म ओनली इफ देयर इज अ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, then firm shall not carry forward the share of such partner if the loss of the firm in the loss of the firm. Section 78 however does not apply to unabsorbed depreciation, so it can be carried forward even if partner dies or retire. हालांकि unabsorbed depreciation जो है, इवन तो अगर कोई पार्टनर रिटायर हुआ है या डेथ भी हुआ है तो अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन का तो बेनिफिट सिर्फ फर्म को ही मिलेगा
एज फार एज लॉसेज इज कंसर्न, तो जो लॉस है उतना लॉस जितना जो व्यक्ति रिटायर हो रहा है या जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उतना फर्म फिर क्या नहीं कर पाएगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। इफ द लीगल हेयर बिकेम द पार्टनर आफ्टर द डेथ ऑफ एनी पार्टनर, द फर्म कैन कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉस। मान लीजिए अगर कोई लीगल हेयर पार्टनर बन जाता है तो उस केस में ये अज्यूम किया जाता है कि हाँ भैया चलो पार्टनर है, और पार्टनर है तो फिर जो लॉस है उसको क्या किया जाएगा, कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। डन मालिक। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, फर्म को कितना टैक्सेबिलिटी होगा, फर्म को कितना टैक्सेबिलिटी होगा, डिडक्शन मिलेगा। अब देख इसको अगर मैं लॉजिक के हिसाब से बताऊं, एक बात इधर समझना, एक छोटा सा ड्राइंग बनाना, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। मान लो कोई फर्म है और फर्म किसी पार्टनर को क्या कर रहा है, पे कर रहा है, बराबर है। अब फर्म के लिए क्या है बेटा, एक्सपेंसेस है। इज दिस एक्सपेंसेस अलाउड? यस, दिस एक्सपेंसेस इज अलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी सब्जेक्ट टू सेक्शन 40B। तो सेक्शन 40B लिमिट देता है कि फर्म कितना एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है व्हाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पार्टनर को क्या मिल रहा है, एक मिल रहा होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर को फर्म से क्या मिल रहा होगा, पार्टनर को फर्म से मिल रहा होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। ऐसा इंटरलिंकिंग करा दूंगा, तुम भी बोलोगे भाई साहब फुल रिस्पेक्ट। अब पार्टनर को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है ये एग्जम्प्ट है, पार्टनर को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है ये एग्जम्प्ट है। हालांकि पार्टनर को जो भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है, ये टैक्सेबल होगा। सर कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? सेक्शन 28 पीजीबीपी में एक्सप्रेसिवली लिखा हुआ है कि जब भी किसी पार्टनर को फर्म से कोई रेम्यूनरेशन, कमीशन या इंटरेस्ट मिलेगा ये टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 28। तो सेक्शन 28 के अंदर में टैक्सेबल होगा। अब सवाल उठता है कितना टैक्सेबल होगा? टिल द लिमिट ऑफ सेक्शन 40B। भैया फर्म को जितना एक्सपेंसेस अलाउ हुआ है उतना ही इनकम पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल हो सकता है, उससे ऊपर का टैक्सेबिलिटी हो सकता नहीं। यस, तो लीजिए सर, मैंने यहां पीजीबीपी भी जोड़ दिया, मैंने यहां पे एग्जम्पशन टॉपिक भी जोड़ दिया, मैंने यहां पे पीजीबीपी फिर से एक बार जोड़ दिया पार्टनर के हाथ में। अब एक और चीज आपको बताता हूं, एक और चीज आपको बताता हूं, फर्म पार्टनर को कोई अमाउंट पे कर रही है, क्या इसके ऊपर टीडीएस होगा? बताइए बताइए जल्दी बताइए। वेल आंसर इज नो, क्योंकि एम्प्लॉय नहीं है, मतलब टीडीएस 192 में तो नहीं आएगा। सवाल उठता है कि क्या पार्टनर को जब पे करते थे कोई टीडीएस होता था? द आंसर इज नो। इसी के लिए एक अमेंडमेंट आ रहा है, हालांकि अमेंडमेंट का जो इफेक्टिव डेट है वो आगे का है। अमेंडमेंट का इफेक्टिव डेट 1/4/2025 से सेक्शन 194T लेकर के आ रहे हैं। जो लोग दिसंबर 25 तक के अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए 194T नहीं है। हालांकि अगर आप देखेंगे बुक्स के अंदर में जरूर रखा है, लेकिन उसका इफेक्टिव डेट जो दिया गया है वो 1/4/2025 दिया गया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो 1/4/2025 के बाद जब भी फर्म पार्टनर को कोई अमाउंट पे करती रहेगी इन द नेचर ऑफ रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट एंड कमीशन, उसके ऊपर टीडीएस होगा सेक्शन 194T के हिसाब से। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हालांकि दिसंबर 25 तक के ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो चलो, फर्म क्या करेगी? फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, फर्म एक्सपेंसेस का क्लेम कर लेगी। कितना क्लेम कर पाएंगे? मैक्सिमम 40B की जो लिमिट है उतना ही क्लेम कर पाएंगे। पार्टनर के हाथ में जब शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है वो एग्जम्प्ट होगा, लेकिन रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट, कमीशन, बोनस टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी सेक्शन 28। कितना टैक्सेबल होगा? जितना फर्म को डिडक्शन मिला है उतना ही पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल हो सकता है, ज्यादा नहीं। ओके सर, फर्म जब पार्टनर को कोई अमाउंट पे करता रहेगा, क्या इसके ऊपर टीडीएस कट करना है? वेल करंट ईयर की बात करें तो आंसर इज नो, पर 1/4/2025 के बाद 194T को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसके तहत टीडीएस करना होगा। तो आइए सेक्शन 40B की लिमिट्स को समझ लेते हैं। 40B में हम लोग क्या पे कर रहे हैं? एक, हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, दैट इज फर्म इज पेइंग इंटरेस्ट टू पार्टनर, या फिर रेम्यूनरेशन या कमीशन दे रहे हैं। बराबर बात है कि नहीं है? बराबर है। सबसे पहले समझ लेते हैं इंटरेस्ट का डिडक्शन। देखिए इंटरेस्ट का डिडक्शन तभी मिलेगा व्हेन इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड। ये पार्टनरशिप डीड से ऑथराइज होनी चाहिए। इंटरेस्ट शुड बी पर्टेनिंग टू अ पीरियड आफ्टर द पार्टनरशिप डीड, मतलब ये पार्टनरशिप डीड पीरियड के बाद का होना चाहिए, प्रायर पीरियड का इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता। मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलाउड है? लोअर ऑफ एक्चुअल इंटरेस्ट पेड 12% पर एनम और अमाउंट स्पेसिफाइड इन द डीड। सो भैया आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? मैक्सिमम 12% पर एनम। सो एक्चुअल 12% पर एनम और अमाउंट स्पेसिफाइड इन द डीड विचएवर इज लोअर का आपको डिडक्शन मिलेगा। राइट सर बताइए, हमने इंटरेस्ट वर्किंग पार्टनर को पे किया, डिडक्शन मिलेगा? मिल जाएगा। सर हमने इंटरेस्ट स्लीपिंग पार्टनर को पे किया, क्या डिडक्शन मिलेगा? वो भी मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। सो इंटरेस्ट पेड टू वर्किंग पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर इज अलाउड एज डिडक्शन। इट मस्ट बी ऑथराइज्ड इन द डीड। ये डीड में लिखा हुआ होना चाहिए दैट यस फर्म कैन पे द इंटरेस्ट टू पार्टनरशिप, सॉरी
द फर्म कैन पे द इंटरेस्ट टू द पार्टनर। तीसरा, कितना डिडक्शन मिलेगा? मैक्सिमम 12% पर एनम का आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है मालिक? अब आते हैं व्हाट अबाउट रेम्यूनरेशन, बोनस एंड कमीशन। पहला, इसका डिडक्शन तभी मिलेगा व्हेन इट इज स्पेसिफाइड बाय द डीड। डीड के अंदर में ये लिखा होना चाहिए कि फर्म ऐसा पे कर सकती है। दूसरा, रेम्यूनरेशन, बोनस एंड कमीशन का डिडक्शन तभी मिलेगा व्हेन इट इज पेड टू वर्किंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर को अगर आप पे कर रहे हैं तो इसका डिडक्शन नहीं मिलता। तीसरा, कितना डिडक्शन मिलेगा? लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट पेड और मैक्सिमम लिमिट। लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट पेड और मैक्सिमम लिमिट। लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट पेड और मैक्सिमम लिमिट। अब आप पूछेंगे मैक्सिमम लिमिट कितना है? सर मैक्सिमम लिमिट डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा? बुक प्रॉफिट के ऊपर। मैक्सिमम लिमिट किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैक्सिमम लिमिट डिपेंड करता है बुक प्रॉफिट के ऊपर। अब यहां आया है चेंज, अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2024। यस मालिक, तो मैक्सिमम लिमिट डिपेंड करता है बुक प्रॉफिट के ऊपर अप टू द फर्स्ट 6 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस। पहले यहां पे 3 लाख हुआ करता था, फाइनेंस एक्ट 24 ने इसको कर दिया है 6 लाख रुपीज। अप टू द फर्स्ट 6 लाख और इन केस ऑफ लॉस 3 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। तो भैया ये लिमिट को चेंज कर दिया गया है। पहले यहाँ पे 1,50,000 होती थी, ये बन गई 3 लाख। यहां 3 लाख होता था, ये बन गया 6 लाख। तो ध्यान से सुनिएगा, रेम्यूनरेशन का कितना डिडक्शन मिलेगा? लोअर ऑफ एक्चुअल और मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना है? डिपेंड करता है बुक प्रॉफिट पे। फर्स्ट 6 लाख तक के बुक प्रॉफिट जो है इसके ऊपर 3 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। बैलेंस बुक प्रॉफिट जितना भी है उसके ऊपर क्या रखेगा सर? 60% लगेगा। बैलेंस बुक प्रॉफिट जो है उसके ऊपर 60% लगेगा। यस, टैक्सेशन टू पार्टनर एक बार फिर से समझ लीजिए। शेयर ऑफ पार्टनर एग्जम्प्ट है। इंटरेस्ट सैलरी कमीशन टैक्सेबल है पीजीबीपी में उतना जितना 40B में है। अब 40B का डिडक्शन कितना मिलता है फर्म को? एक्चुअल रेम्यूनरेशन पेड और मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? अप टू द फर्स्ट बुक प्रॉफिट ऑफ 6 लाख और इन केस ऑफ लॉस। तो सर क्या लॉस के केस में भी रेम्यूनरेशन पे किया जा सकता है? यस। कितना? मैक्सिमम 3 लाख। सोच के देखो, लॉस के केस में आप कितना मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दे सकते हो? 3 लाख का रेम्यूनरेशन दे सकते हो सर। सो फर्स्ट 6 लाख और इन केस ऑफ लॉस 3 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। बाकी बैलेंस बुक प्रॉफिट के ऊपर कितना बेटा? 60%। ठीक है, एक एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए आपका बुक प्रॉफिट आ रहा है, 9 लाख। तो क्या होगा भाई साहब? फर्स्ट 6 लाख के ऊपर 3 लाख और 5,40,000 विच एवर इज हायर बीइंग 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। चेक कर लो, 6 लाख इंटू 90% आ गया बेटा। सो यहां कितना दिखेगा? 5,40,000। बैलेंस कितना बचा? 3 लाख। 3 लाख पे कितना परसेंट लेंगे बेटा? 60%। सो 3 लाख इंटू 60%, ये कितना आया बेटा? 1,80,000। देयरफॉर 5,40,000 प्लस 1,80,000 आप मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना क्लेम कर सकते हैं? 7,20,000। आप मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना क्लेम कर सकते हैं? 70,000। चेक कर लीजिए। डन है बेटा? चलो, अगर मैं कहता यहाँ पे बुक प्रॉफिट ना आकर के लॉस आया है तो आंसर होता 3 लाख, है ना? क्योंकि बुक प्रॉफिट तो है नहीं, तो 0 और 3 लाख विच एवर इज हायर, तो 3 लाख ही बनता मैक्सिमम रेम्यूनरेशन। और ये मैक्सिमम सारे पार्टनर मिला के है, एक पार्टनर का नहीं है। दिस इज द मैक्सिमम रेम्यूनरेशन ऑफ ऑल द पार्टनर इन द फर्म। देन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द रेशियोज एज मे बी स्पेसिफाइड। क्लियर है मालिक? बुक प्रॉफिट कंप्यूट करते वक्त आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस नहीं करेंगे। एक्सेस पेमेंट अंडर सेक्शन 40B ओनली एक्सेस अमाउंट विल बी डिसअलाउड। तो व्हाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी 40B के ऊपर आपने जितना भी पेमेंट किया होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो लेट्स से इस केस में आपने पूरा बुक प्रॉफिट 9 लाख रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 720 अलाउ होगा, बचा हुआ पूरा डिसअलाउ हो जाएगा व्हाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी। ठीक है, अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट बचता है जिसको मेरे हिसाब से शायद ही इस बार पूछेंगे, क्योंकि यहाँ अमेंडमेंट है तो वो यही देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जो आपका पहला 15 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है ना, दैट मस्ट बी अ टोटल इनकम बट इट इज बेस्ड ऑन टैक्सेशन ऑफ फर्म। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एग्जामिनर को यहाँ पे बहुत दिनों बाद अमेंडमेंट आया, पूछने का अपॉर्चुनिटी मिला है, तो मुझे नहीं लगता वो छोड़ेगा। और पीजीबीपी तो वैसे भी पूछा ही जाता है, तो यहाँ पे जरूर पूछा जाएगा।
हम लोगों ने ये चीज का डिटेल डिस्कशन किया है डीटी का फास्ट ट्रैक जो ऑलरेडी चालू है। सो डीटी का फास्ट ट्रैक का डीटी पार्ट पोर्शन खत्म हो गया और इंटरनेशनल टैक्स पोर्शन चालू है। अगर आप डीटी में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो डीटी फास्ट ट्रैक में आपको कहूंगा आपने जरूर लेनी चाहिए। उसके अंदर क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस भी कराई गई है फ्रॉम पास्ट एग्जाम, फ्रॉम मॉड्यूल, उसके साथ साथ ऑडियो रिविजन और बाकी चीजें भी है। तो अगर आपके पास टाइम कम है और जल्दी से डीटी प्रिपेयर करना चाहते हैं, मैं कहूंगा डीटी फास्ट ट्रैक इज वन सच थिंग। एंड अगर आपके पास टाइम है, लेट्स से नवंबर 24 के लिए प्रिपेयर, सॉरी नवंबर 25 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डीटी का रेगुलर बैच भी अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं, राइट। अच्छा, अब ये 40B की लिमिट कहां लगती है? 40B की लिमिट आप तभी लगती है जब आप पे कर रहे हैं किसी भी व्यक्ति को एज अ पार्टनर, या फिर किसी भी व्यक्ति को पे कर रहे हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन। अगर मान लीजिए जिसको आप पे कर रहे हैं वो पार्टनर ही नहीं है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है किसी भी व्यक्ति का हु इज अ पार्टनर, तो ऐसे केस में 40B की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। फिर आप जितना भी पे करें इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन। क्लियर है मालिक? अच्छा, अब इसके तहत एक केस लॉ भी था, वो भी आपको बता देता हूं मेरे तरफ से, एक बोनस पॉइंट जो चार्ट में नहीं लिखा हुआ है। एक दिन हुआ क्या, हमने पार्टनर को कोई रेम्युनरेशन दिया और ये रेम्युनरेशन 40B की लिमिट के अंदर में दिया। ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए आपको बता रहा हूं बोनस पॉइंट। तो फर्म ने पार्टनर को रेम्युनरेशन दिया और ये जो रेम्युनरेशन दिया ये 40B की लिमिट के तहत दिया। एओ जब असेसमेंट कर रहा था, एओ ने असेसमेंट करते वक्त क्या किया, 48(2) लगा दिया, दैट इज पेमेंट टू रिलेटिव। और एओ का कहना था कि ये जो पेमेंट आपने किया है ये एक्सेस पेमेंट है मार्केट वैल्यू के हिसाब से और इसीलिए मैं डिसअलाउ करता हूं। असेसी कहता है कि जब 40B की लिमिट के अंदर हम लोग आ रहे हैं तो 48(2) एप्लीकेबल ही नहीं होना चाहिए। आपको बात समझा क्या हुआ? फर्म ने रेम्युनरेशन पे किया विच वाज विद इन द लिमिट ऑफ 40B। एओ बोलता है कि मैं 48(2) लगाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है ये जो रेम्युनरेशन पे किया गया है ये मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे किया गया है, तो मैं लगाऊंगा 48(2). असेसी कहता है कि सर जब 40B लग चुका है तो 48(2) लग ही नहीं सकता। दैट मीन्स 48(2) कैनॉट वर्क इन एडिशन टू 40B। आप 40B के तहत जो डिसअलाउ करना था आपने कर दिया। जब आपने 40B में ये लिख दिया मैक्सिमम इतना अलाउड है और हम उसके अंदर आ रहे हैं, तो फिर आप मार्केट वैल्यू से क्यों कंपेयर कर रहे हो? हमारे को लॉ ने 40B दिया था, हमने तो कर दिया। मैटर गया कोर्ट में एंड कोर्ट ने डिसाइड किया कि यस, अगर आपका रेम्युनरेशन 40B की लिमिट के अंदर में है तो एओ 48(2) इन्वोक नहीं कर सकता। एओ क्या नहीं कर सकता? 48(2) इन्वोक नहीं कर सकता। और यहां पे असेसी जीता और 40B के तहत उनको मैक्सिमम रेम्युनरेशन अलाउड हो गया। तो ये केस याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है आपको ये चीज पूछी जाए। यस मालिक। तो इसी के साथ आपका टैक्सेशन ऑफ फर्म का चार्ट रिवीजन भी खत्म होता है। अगर इसने आपकी वैल्यू ऐड करी तो अपने दोस्तों को और ग्रुप्स पे जरूर सेंड कीजिएगा। बाकी आप अगले चार्ट रिवीजन के अंदर में बने रहिए। बाय बाय।